हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से अजान को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। आनंद स्वरूप ने पत्र लिखा है और ये मांग रखी गई है अजान को लेकर। बलिया से अहम खबर आ रही है, जहां अजान को लेकर राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का पत्र सामने आया है। जिला अधिकारी अदिति सिंह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। लाउडस्पीकर से अजान के चलते शोर और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं की तो डायल 112 पर शिकायत करेंगे। शोर से लोगों की दिनचर्या पूजा प्रभावित होती है। योग, ध्यान, पूजा पाठ, शासकीय कार्यों में बाधा डाल रहा है। शहर के मदीना मस्जिद काजीपुरा का ये मामला सामने आया है। तो देखिए, एक बार फिर से अजान को लेकर घमासान जारी है। पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मामला सामने आया था और अब राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का भी पत्र आया है। लाउडस्पीकर से अजान के चलते शोर और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आनंद स्वरूप जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो अजान को लेकर आपका बयान सामने आया। इससे पहले भी हमने देखा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी अजान को लेकर दिक्कतें सामने आई थी। ये पहली दफा नहीं है जब अजान को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर विवाद सामने आया है। लेकिन महिलाओं के बुर्के पर भी आपका एक कॉमेंट सामने आया है। निश्चित रूप से जो मैंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का जो निर्देश है, किसी भी छात्र का अधिकार है कि उसकी परीक्षाओं की तैयारी में कहीं से भी बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जो छोटे शिशु हैं, सोना उनका मूलभूत अधिकार है, उसमें कहीं बाधा नहीं पड़नी चाहिए। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए और 6 बजे के पहले ही यह जो अजान करते हैं, निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो अधिक संख्या में ये अपने मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं और जितना डेसिबल ध्वनि की सीमा उनके लिए तय की गई है, उससे अधिक वो आवाज में बजा रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए। इसी संबंध में मैंने डीएम बलिया को कहा। दूसरी बात, जो बुर्के की बात है, निश्चित रूप से दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है। ये अमानवीय है और मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारत में भी जिस प्रकार से 3 तलाक प्रथा को समाप्त किया गया है, यहाँ बुर्के से भी मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई जाए, ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। और मुझे विश्वास है कि आनंद जी, देखिए, लाउडस्पीकर से अजान पर तो घमासान मचा ही हुआ था, लेकिन बुर्के पर इस तरह का बयान सामने आना, महिलाओं की अपनी मर्जी है। जिस तरह से एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की मर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये तो धर्म पर सीधा सीधा अटैक करना। ये धर्म पर नहीं, ये दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में जब बुर्का नहीं है तो बहावी मानसिकता भारत में क्यों हावी रहेगी? यहाँ ये तो मुस्लिम महिलाओं को तय करने दीजिए। बिल्कुल, ये तो मुस्लिम महिलाएं तय करेंगी। आनंद जी, मुस्लिम महिलाएं तय नहीं कर पाई 70 वर्षों में कि 3 तलाक से उनको आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन जब एक सरकार ऐसी आज तो तय कर सकती है। ये तो मुस्लिम महिलाओं को तय करना चाहिए कि उन्हें बुर्का पहनना है या नहीं पहनना है। आपका इस तरह से बयान देना क्या दर्शा रहा है? वो बिल्कुल नहीं चाहते वो बुर्का पहने। अगर आप एक महिला के नाते आप सर्वे करें, उनकी बातों को, मैं तो महिला के साथ साथ धर्म की भी बात कर रही हूँ। ये मुस्लिम समाज देखेगा, ये मुस्लिम समाज की महिलाएं देखेंगी। महिलाओं के बुर्के को लेकर टिप्पणी करना, ये तो सीधा सीधा धर्म पर सवाल उठाना हुआ। 3 तलाक, इतनी बड़ी कुप्रथा को, हलाला की कुप्रथा को इन लोगों ने कभी समाप्त नहीं कराया। सरकार को अपने हाथ पे जिम्मेदारी लेनी पड़ी और सरकार की वाहवाही भी हुई है उस पर। अभी जो भी कुरीतियां हैं, निश्चित रूप से दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और आगे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये तो उनका खुद का अधिकार है, ये उनकी खुद की सोच है, ये मुस्लिम समाज की सोच है, मुस्लिम समाज का अधिकार है। अगर एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनना चाहती है तो ये उसकी मर्जी है, इसमें हम और आप क्यों टिप्पणी करेंगे? जबरदस्ती कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और ये निश्चित रूप से आप मतदान के समय में देखिए कि मतदान के समय भी इस प्रकार की कठिनाइयां खड़ी होती हैं। तो क्या इसको भी आप चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं आनंद जी? क्या ये भी एक तरह से चुनाव से जोड़कर आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि आपने सीधा चुनाव का ही जिक्र किया। भारत में चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए सभी के पहचान पत्र जारी किए गए हैं, फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि मुस्लिम महिलाएं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं। एक महिला को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये तो महिला की मर्जी हुई।
नहीं, चुनावों में तो आपको अपना चेहरा दिखाना होता है ना, जब पहचान पत्र फोटो लगा है। ठीक है, हर चीज कई आपको बार चुनावी बना लगती है। ठीक आती है, ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, अजान लाउडस्पीकर को लेकर एक बार फिर से घमासान बचा हुआ है और जिस तरह से आनंद स्वरूप शुक्ला का यह साफ तौर पर कहना था कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का नहीं पहनना चाहिए और अपने उस बयान पर अब भी डटे हुए, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि एक महिला क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है, यह एक महिला की मर्जी होनी चाहिए। चलिए, इस पूरे मामले पर डीएम अदिति सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि समस्त सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके क्या मानक होने चाहिए उसके बारे में आते रहे हैं आदेश। और उन आदेशों के पालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त थानाध्यक्षों को अनुपालन हेतु सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन सभी की जांच होकर उचित कार्रवाई की। आगे बढ़ते अगली अहम खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर आईएएस दुर्गा जो है वो केंद्रीय प्रतिनिधि से उत्तर प्रदेश लौटी हैं। बड़ी और अहम खबर यहां सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि साल 2010 बैच की अफसर है, डिप्टी सेक्रेटरी कॉमर्स मिनिस्टर, भारत सरकार में तैनात थे। प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म होने पर नियुक्ति विभाग को ज्वाइनिंग दी। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी लौटी हैं। डिप्टी सेक्रेटरी कॉमर्स मिनिस्टर, भारत सरकार में तैनात थी। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल 2010 बैच की अफसर हैं। प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म होने पर नियुक्ति विभाग को ज्वाइनिंग भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आगे बढ़ते अगली अहम खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर जो याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। काफी अहम खबर ये प्रयागराज से सामने आ रही है। धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया गया है। इलाहाबाद कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक्ट चैलेंज करने की छूट भी दी थी। और ये प्रयागराज से अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 6 अप्रैल तक एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। धर्मांतरण अध्यादेश विधानमंडल में पास होने के बाद कानून बन चुका है और इस पर जितनी भी याचिकाएं डाली गई थी उन सबको खारिज किया गया है। चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज हुई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक्ट चैलेंज करने की छूट दी थी। 6 अप्रैल तक एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आलोक मालविया, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक, क्या जानकारी इस पर मिल पा रही है? धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से खारिज की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए, धर्मांतरण कानून के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल करके कहा है कि अब यह एक एक्ट का रूप ले चुका है, कानून बन गया है, इसलिए इसको कानून को चलने देना चाहिए। याची ने पूर्व में उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत धर्मांतरण अध्यादेश लाया गया था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची ने अपनी याचिका में संशोधन करके अध्यादेश के बजाय कानून को चुनौती देने की बात कही है। इसको सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए 6 अप्रैल को सुनवाई की डेट लगाई है, जिसमें जितने भी लोग अपनी अपनी याचिकाएं हैं उसको क्लब करके यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो सभी की निगाहें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर है, जबकि ठीक है, शुक्रिया। तो सभी की निगाहें हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर। जितनी भी याचिका थी उन सबको खारिज किया गया है। हरिद्वार कुंभ को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट की तरफ से, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जो कोई भी हरिद्वार कुंभ पर जाएंगे उनका कोरोना टेस्ट होना बेहद जरूरी है। हरिद्वार कुंभ के जाने वाले अब कोरोना टेस्ट जरूरी होगा। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी है। सीएम तीरथ के ऐलान को हाईकोर्ट ने गलत बताया है। हरिद्वार कुंभ के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का यह बहुत बड़ा और अहम फैसला सामने आया है, जहां पर अब जो कोई भी हरिद्वार कुंभ में जाएगा उसके लिए कोरोना टेस्ट जरूरी माना गया है। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी है।
सीएम तीरथ के ऐलान को हाईकोर्ट ने गलत बताया। हरिद्वार कुंभ को लेकर यह अहम खबर सामने आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से सामने आई है, क्योंकि कुंभ को देखते हुए तैयारियां पूरी की जा रही है। वहीं तीरथ के ऐलान को नैनीताल हाईकोर्ट ने गलत बताया है। हरिद्वार कुंभ से जुड़ी अहम खबर, हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। तो हरिद्वार कुंभ के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए अब कोरोना टेस्ट जरूरी होगा। सीएम तीरथ के ऐलान को हाईकोर्ट ने गलत बताया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सुमित सैनी का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है। जो कोई भी अब हरिद्वार कुंभ जाएगा उसके लिए कोरोना टेस्ट होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल हाईकोर्ट का जो फैसला आया है तो लेकर यहाँ पर हरिद्वार कुंभ में जो भी कोई अगर यहाँ पर कुंभ में आता है तो उसको कोरोना का नेगेटिव का रिपोर्ट लेकर ही आना होगा। उसी के साथ एक दूसरा विकल्प आता है, क्योंकि अगर जो हरिद्वार कुंभ के लिए जो उनमें यहाँ पर वैक्सीन लगवा ली है तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर आएंगे, तभी उनकी हरिद्वार में एंट्री हो पाएगी तो कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। और इनका मुख्य सचिव ने यहाँ पर मुख्य सचिव यहाँ पर अभी यहाँ पर जारी किया है, बयान जारी किया है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर यहाँ पर हरिद्वार में जी। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। कोरोना का जिक्र किया जा रहा था और आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके घर के 4 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव है। देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी जानकारी खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट करके दी है। क्या ट्वीट किया है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मैंने टेस्ट करवा लिया है, टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मैं पॉजिटिव पाया गया हूं और मेरे परिवार के एक साथ 4 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दोपहर तक जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया अपनी जांच करवा लें, क्योंकि ये सावधानी आवश्यक है। तो हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही साथ उनके घर के 4 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव। आगे बढ़ते अगली अहम खबर बुलंदशहर से आ रही है। आरुषि गैंगरेप हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको जानकारी दे दें कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने आरुषि के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई है। 2 जनवरी 2018 को अगवा कर गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। 2 साल के बाद आरुषि को इंसाफ मिला है। बुलंदशहर का बहुचर्चित है आरुषि गैंगरेप हत्याकांड। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी ये गाड़ी बार बार आती जा रही दिख रही है सफ़ेद रंग की, और स्पेशली इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है उसके पीछे जो अब्बासी बॉय लिखा हुआ है। तीनों मुल्जिमान सिकंदराबाद के हैं। उनके जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो उनके बयान लिखे हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने तफरी के लिए इस लड़की को किडनैप किया और रेप किया, बाद में इसको खुलने की वजह से। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता बुलंदशहर से सचिन शर्मा जुड़े हुए। सचिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? आखिरकार इतने समय बाद आरुषि को आज इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। तीनों आरोपियों को फांसी की सजा। जी देखिए, मैं आपको पूरा घटनाक्रम एक बार बताना चाहूंगा। ये पूरा वाकया 2 जनवरी सन 2018 का है, जहां बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाने से महज 200 कदम दूर इस पीड़िता को उसके घर से बाहर से उठा लिया जाता है। ये बच्ची उस समय अपने ट्यूशन पढ़कर के वापस लौट रही थी, तभी एक ऑल्टो कार में 3 दरिंदे आए और इसका किडनैप करके वहां से ले गए। उसके बाद में इन तीनों दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत का घिनौना खेल खेला, इसके साथ गैंगरेप की वारदात को कारित किया। उसके बाद में इसकी हत्या करके दादरी में एक नहर में बॉडी को फेंक दिया गया। बाद में शव बरामद हुआ। तो तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक बहुत बड़ी इसे कहा जाए कि आखिर आज 2 साल बाद इस पूरे मामले में जो बहुत चर्चित हुआ था उसमें आरुषि को इंसाफ मिला है।
आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाइक और टैक्सी कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्व को नुकसान पहुंचा रही कंपनियों पर एक्शन लिया गया है। डीएम गौतम बुद्ध नगर ने एडीएम को जांच सौंपी है। आरटीओ विभाग द्वारा कार्रवाई न करने पर डीएम का यह बड़ा एक्शन लिया गया है। डीएम सुहास एल वाई ने मामले में एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर से आ रही है, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर ओला और रैपिडो बाइक जो है वो लाखों का करोड़ों का चूना लगाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये दोनों कंपनीज राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रही है। रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विस कमर्शियल एक्टिविटी में उपयोग में लाई जा रही है। प्राइवेट नंबर्स की बाइक कमर्शियल वाहनों का टैक्स न देने से राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा है। बाइक टैक्सी कंपनी द्वारा महिला सुरक्षा के नाम पर भी मजाक किया जा रहा है। गाड़ी के कागज होना चाहिए पूरे, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए गाड़ी की, आरसी है, प्रदूषण है, इंश्योरेंस है, ड्राइवरी लाइसेंस। क्या जरूरी है कि वो आपके नाम से होनी चाहिए बाइक? नहीं, किसी के नाम से होना चाहिए, किसी के भी नाम से हो सकती है वो। क्या दूसरा क्या इसमें ऐसा जरूरी है कि नंबर कमीशन होना चाहिए? प्राइवेट बाइक भी चला सकते हैं? प्राइवेट भी चलेगा, प्राइवेट बाइक भी चला सकते हैं। कितना कमीशन लेते हैं आपको? तो ये रैपिडो, उबर, ओला कितना कमीशन जाता है इनमें? उबर और रैपिडो का 2 का चलता है, वही 15% 12%। 12% जाता है। अच्छा, तो आप सिर्फ आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है? नहीं। सिर्फ ऑनलाइन आप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो। टैक्सी कंपनियां लगा रही हैं सरकार को करोड़ों का चूना। बात अगर हम ओला की करें, रैपिडो बाइक की करें, दोनों ही सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। और जबकि नियम है कि अगर कोई भी व्हीकल हम यूज़ करते हैं, व्यापार में यूज़ करते हैं, बिजनेस में यूज़ करते हैं, तो उसका नंबर कॉमर्शियल होना चाहिए, उसका एक अलग से टैक्स जाता है। लेकिन वहीं रैपिडो और ओला दोनों ही प्राइवेट बाइकें चला रही हैं, जिससे कि सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। और बात अगर परिवहन विभाग की करें, आरटीओ विभाग की करें, तो वही आरटीओ विभाग आके मुझे बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। जेवर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने मेले का आयोजन किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया है। जनपद में कई कंपनीज ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। एक अहम फैसला, और पहली बार आपको बता दें कि जेवर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेला आयोजित किया गया है। जो कंपनियां आई थी उसमें मुख्य रूप से जो तकनीकी दक्ष होते हैं, यानी आईटीआई, डिप्लोमा, इस तरह के, चूँकि जो कंपनियां आई थी मल्टीनेशनल, ओप्पो, वीवो, एलेंटेक और एलजी, तो उनको इसी तरह के युवकों की आवश्यकता थी। जिस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में उन लोगों ने उत्साह दिखाया और इसमें भाग लिया और अपना पंजीयन कराया। इसमें अधिक से अधिक संख्या में उनको रोजगार से जोड़े जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर एक बहुत बड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ कई तरह के कार्य होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, गारमेंट एक्सपोर्ट को। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी केवल भारत नहीं पूरे विश्व के प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने वाली महामारी थी, तो उसमें जो आप बात कर रहे हैं कि युवकों को बहुत ज़्यादा रोजगार छीने हैं, सही बात है। लेकिन पुनः हमारा देश की अर्थव्यवस्था भी और हमारे यहाँ नोएडा की कंपनियाँ ढर्रे पे आ रही हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे उनको रोजगार के अवसर पुनः उपलब्ध हो रहे हैं। और इसी दिशा में ये ब्लॉक स्तर पर आज मेले का जेवर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसी मौके पर हमारे संवाददाता ललित पंडित ने जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। मैं बेरोजगार को देखते हुए जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के द्वारा यहाँ पर एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। जानते हैं उनसे कितने यहाँ पर बेरोजगार युवा यहाँ पर शामिल हुए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितनी कंपनियां यहाँ पर आज मौजूद हैं। जी विधायक जी, अभी जो आपके द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, यहाँ पर कितने कंपनियां यहाँ पर इस रोजगार मेले में शामिल हुई हैं और कितने यहाँ पर युवा आए हैं? पहले मैं इसका उद्देश्य पे प्रकाश डाल दूँ। चूँकि सरकार को 4 साल हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और 4 साल में सरकार ने इस प्रदेश के आवाम के लिए जो किया है, उनकी जो भी योजनाएं वो खंड विकास कार्यालयों के स्तर पर वो आयोजन कार्यक्रमों के किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति हो गया, नौजवान हो गए, कृषक गोष्ठी हो गई,
तो आज उसी क्रम में ये श्रमिक विभाग का कार्यक्रम था बेरोज़गार मेला, और ये इसलिए महत्व ज़्यादा है क्योंकि जेवर में इस तरीके का बेरोज़गार मेला पहली बार आयोजित हुआ है आज़ादी के बाद से। तो आज सैकड़ों की तादाद में, मैं समझता हूँ 600 से 700 के करीब नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया है, और 5 बड़ी कंपनियां इस मेले में आई हुई थी, जिसमें वीवो, ओप्पो, एलेंटेक, एलजी, मिंडा आदि कंपनियां थी। तो अब लगभग ये समाप्ति की ओर है। काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू हो गए, और जो लोग योग्य होंगे, उनकी कंपनी के अनुसार काम करने वाले होंगे, उन बच्चों को दूरभाष से सूचित कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रयास था पहली बार इस क्षेत्र में, चूँकि यहाँ एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ फिल्म सिटी आ रही है। आने वाले समय में तो यहाँ कोई बेरोज़गार रहेगा नहीं, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ इस क्षेत्र में आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिले, ये कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। तो ये उसका एक प्रयास था, और जो मुझे सार्थक नज़र आ रहा है, और मेरा प्रयास है कि आने वाले 1-2 महीने में भी नियमित इस तरीके के मेलों के आयोजन से इस क्षेत्र के बेरोज़गारों की समस्या को दूर किए जाने का प्रयास किया जाएगा। सर, एक चीज़ बड़ी देखने को मिलती है, जैसे जनपद के जो लोकल युवा हैं उनमें बेरोज़गार की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, बेरोज़गारी की संख्या उन युवाओं के अंदर ज़्यादा है। लेकिन जो कंपनियां जनपद के अंदर कार्यरत हैं वो कंपनियां लोकल युवाओं को हायर करना नहीं प्रेफर करती हैं। तो ऐसे में क्या कोई आपके द्वारा कंपनियों को भी कोई इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही सबसे पहले यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ये प्रावधान लागू कराया, और हम उसे MOU साइन होते समय हस्ताक्षरित भी कराते हैं संबंधित कंपनी से, कि स्थानीय लोग जिनकी ज़मीनों पर यह विकास की सारी योजनाएं हैं, उन लोगों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रोज़गारों में सुनिश्चित की जाए। यमुना में प्रावधान अधिकतम 40% स्थानीय लोगों को रोज़गार दिए जाने का था। उसी के लिए हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी प्रयास किया, सरकार से भी कहा, तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। यह जो समस्या थी स्थानीय लोगों को रोज़गार न देने की, अब यह आदेश हो जाने के बाद उन कंपनियों की मजबूरी हो जाएगी स्थानीय लोगों को वरीयता देने की। जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने सुना ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को, उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि जो जेवर विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, और लगातार उनके द्वारा इस तरह के जो रोजगार मिले हैं उनका आयोजन किया जाएगा। गेट नोएडा से कैमरामैन प्रिंस के साथ ललित पंडित। आगे बढ़ते अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से आ रही है, जहां पर नक्सली हमला हुआ है। इसमें जो भी जवान घायल हुए थे उसका हालचाल जाना है भूपेश बघेल ने। आपको बता दें, घायल जवानों को बेहतर इलाज सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं सभी जवान। सीएम भूपेश बघेल ने घायल जवानों को जल्द ठीक होने की कामना भी की है। नारायणपुर जिले में हुए बम ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हो गए थे। तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, बातचीत की है उनसे, उनका हालचाल जाना है। भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे थे। नक्सली हमले से जुड़ी ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। अभी मथुरा होली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में मथुरा की होली सबसे अलग मानी जाती है। चलिए जाते जाते आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर लठमार होली का कार्यक्रम हो रहा है। हमारी संवाददाता प्रिया की ये रिपोर्ट देखिए। नंदगांव में लठमार होली की शुरुआत हो चुकी है। लगातार भक्तजन घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। ठीक अगर पीछे देखेंगे तो लोग ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सपेरों वाली बीन भी यहाँ पर बजाई जा रही है। अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और नंदगांव की होली देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लगातार लठमार होली कल बरसाने में भी खेली गई थी। वहीं आपको एक खास बात यहाँ की बताना चाहूँगी कि कल नंदगांव से सखा जो है बरसाने में होली खेलने गए थे, और आज बरसाने से जो सखियां हैं वो नंदगांव में होली खेलने के लिए आएंगी। वहीं इन गांवों
की खास बात यह है कि इन दोनों गांवों के बीच में वैसे कोई रिश्ता नहीं रहता है। कोई भी या लड़के की शादी इन दोनों गांव में नहीं होती है, लेकिन जितने भी त्योहार हैं, भाईचारा, प्रेम, इनका यहाँ पर लगातार बना रहता है। वहीं अगर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, कुछ वहाँ पे मैंने आपको सखाओं की दिखाई थी, यहाँ पर महिलाओं की है। लगातार महिला नृत्य के साथ झूमती हुई नजर आ रही है। ये लठमार होली खेलने यहाँ पर आई है, तो वही अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए नजर आ रहे हैं। इनका नृत्य देखेंगे तो 16 श्रृंगार कर कर ये सखियां अपने घरों से निकली हैं और यहाँ पर झूम उठी हैं। पूरा ब्रिज होली के रस में झूमता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ मैं प्रिया राणा, न्यूज़ 1 इंडिया, मथुरा।